नमस्कार। हमारे इस विशेष सांकेतिक समाचार में मैं साइमा खान आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी दीपाली, जो अगले आधे घंटे में आप सभी को सांकेतिक भाषा में समाचार समझाएंगी। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान जारी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर। लोकतंत्र के महापर्व के दूसरे चरण में दिख रहे शानदार रंग। कहीं 95 साल के बुजुर्ग तो कहीं दूल्हा दुल्हन ने किया मतदान। उत्साहपूर्वक जारी है मतदान। 3 बजे तक मतदान प्रतिशत में त्रिपुरा, मणिपुर 68% के साथ सबसे आगे, तो सबसे कम महाराष्ट्र में 43% पड़े वोट। वहीं कई दिग्गजों ने मतदान कर निभाई अपनी जिम्मेदारी। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपैट पर्चियों की 100% क्रॉस चेकिंग की मांग वाली सभी याचिकाएं की खारिज। बैलेट पेपर की मांग भी ठुकराई। पीएम ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मत पेटियां लूटने वालों को दिया गहरा झटका। तीसरे और अन्य चरणों के लिए जारी चुनाव प्रचार। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा और बिहार के अररिया में जनसभा कर विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक के बीजापुर में चुनावी रैली को किया संबोधित। और अब समाचार विस्तार से बढ़ते हैं आगे, जहां लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। लोकतंत्र के महापर्व के दूसरे दौर में मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। दूसरे चरण में 15 करोड़ से अधिक मतदाता हैं। 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर लोग बढ़ चढ़कर मतदान करते नजर आ रहे हैं। गर्मी के बावजूद भारी संख्या में लोग अपना बहुमूल्य वोट देने के लिए कतार में खड़े दिखाई दिए। और आज शाम 6 बजे तक 1202 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी। और लोकतंत्र का महापर्व चुनाव पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। तमाम दिग्गज नेता भी अपने मत अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरे चरण के मतदान में आइए देखते हैं कि किन नेताओं ने किया अपने मत अधिकार का इस्तेमाल। जहां जयंत चौधरी ने मथुरा से अपना वोट डाला, तो वहीं बेंगलुरु सीट से भाजपा के उम्मीदवार तेजस्वी सूर्या ने अपने मत अधिकार का इस्तेमाल किया। इसी कड़ी में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने वोट डाला और राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी अपना वोट डाला। देश भर में मनाए जा रहे लोकतंत्र के महापर्व में तमाम दिग्गज नेता भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में मतदान किया। दूसरी तरफ बेंगलुरु से है, जहां केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया। तीसरी तस्वीर जोधपुर से है, जहां केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वोट डाला। तो वहीं चौथी तस्वीर केरल के कन्नूर से है, जहां मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने वोट डाला। लोकतंत्र के महापर्व में आम मतदाताओं के साथ साथ राजनीति के दिग्गज भी अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने उत्तर प्रदेश के मथुरा में मतदान किया। तो वहीं दूसरी तस्वीर बेंगलुरु से है, जहां साउथ बेंगलुरु सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तेजस्वी सूर्या ने मतदान किया। तीसरी तस्वीर कर्नाटक के चामराजनगर से है, जहां मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने
मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना वोट डाला। चौथी तस्वीर राजस्थान के अजमेर से है, जहां विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मतदान किया। और लोकसभा चुनाव में आम जन के साथ साथ दिग्गज नेताओं की भी भागीदारी देखी जा रही है। हम आपको 4 तस्वीरें यहां पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर तिरुवनंतपुरम से है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने मतदान किया। दूसरी तस्वीर बिहार के पूर्णिया से है, जहां निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव ने अपना वोट डाला। तीसरी तस्वीर महाराष्ट्र के नांदेड़ से है, जहां भाजपा नेता अशोक चव्हाण ने मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया। तो वहीं चौथी तस्वीर केरल के वायनाड से है, जहां राज्य के भाजपा अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने मतदान किया। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले में सीबीआई ने आज कई स्थानों पर छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने इन छापों में बड़ी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद किए हैं। और इससे पहले संदेश खाली मामले में सीबीआई ने पहली एफआईआर दर्ज की थी। सीबीआई ने ईमेल के जरिए शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की थी। इस एफआईआर में 5 लोग नामजद हैं, जबकि बाकी अज्ञात लोग हैं। पश्चिम बंगाल के राशन वितरण में करीब 10,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार मामले में जब 5 जनवरी को ईडी की टीम शाहजहां शेख के आवास पर छापा मारने के लिए पहुंची थी, तो वहां उसके गुर्गों ने ईडी के अधिकारियों पर हमला कर दिया था। सैकड़ों स्थानीय लोगों ने अधिकारियों और उनके साथ चल रहे अर्धसैनिक बलों के वाहनों को घेर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम और वीवीपैट मामले में आज बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के हर वोट को वीवीपैट पर्ची से मिलान करने की मांग नहीं मानी है। कोर्ट ने ऐसी मांग करने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने आज अपने निर्णय में 2 प्रमुख बातें कही हैं। कोर्ट ने कहा कि सिंबल लोडिंग प्रक्रिया के पूरा होने के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट को सील किया जाएगा और सील की गई एसएलयू को 45 दिन के लिए स्टोर किया जाएगा। नतीजों के बाद दूसरे तीसरे नंबर पर आया कैंडिडेट शिकायत कर सकता है। नतीजों के 7 दिन के भीतर की जा सकती है शिकायत। इंजीनियर्स की टीम द्वारा ईवीएम के भीतर माइक्रो कंट्रोलर मेमोरी की जांच शिकायत के बाद वेरिफिकेशन प्रोसेस का खर्च कैंडिडेट ही उठाएगा और जांच में ईवीएम से छेड़छाड़ का पता चलने पर कैंडिडेट का खर्चा रिफंड होगा। और आइए अब आपको सिंबल लोडिंग यूनिट के बारे में बताते हैं। वीवीपैट मशीन में राजनीतिक दलों के सिंबल को अपलोड करने की मशीन वीवीपैट मशीन में सीरियल नंबर और प्रत्याशी का नाम अपलोड होता है। मतदाता वीवीपैट मशीन द्वारा अपना मत वेरीफाई कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपैट के 100% मिलान वाली याचिका को खारिज करने का फैसला दिया है। ईवीएम और वीवीपैट की तकनीक और बेहतर और आसान तरीके से जानने के लिए हमने आईटी के एक्सपर्ट सुबमिल भट्टाचार्य से बात की है। एक्सपर्ट ने 45 दिनों तक पर्ची सुरक्षित रखने को लेकर क्या कुछ बताया है, जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो आज आदेश दी है कि वीवीपैट स्लिप को 45 दिन रखा जाए, तो एक अच्छा कदम है, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन के कानून है इसके माध्यम से बैलेट्स को 45 दिन के लिए सुरक्षित रखा जाता था। और लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने जब सवाल उठाए थे तो इलेक्शन कमीशन की वकील ने इसको 30 दिन वीवीपैट की स्लिप को रखने की गुंजाइश की थी। और माइक्रो कंट्रोल प्रोग्राम क्या होता है और इसकी जांच से क्या मदद मिलेगी, इसको लेकर एक्सपर्ट ने क्या बताया, जानते हैं। ये माइक्रो कंट्रोलर जो होता है वो कंप्यूटर ही होता है जिसमें रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम दोनों होते हैं। तो वोटिंग के पहले जब कैंडिडेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होता है वो उसमें स्टोर्ड होता है और वोटिंग जो होते हैं वोट्स भी उसी में
जाके शामिल होते हैं। जो उसकी जांच की आज आदेश दी गई है, उसके फायदा यही है कि एक रीएश्योरेंस हो जाता है कि वोटिंग एक ही बार हुआ है और सही से हुआ है। और फैसला देते वक्त शीर्ष अदालत ने बर्न मेमोरी की जांच की भी बात की। बर्न मेमोरी क्या होती है और इसमें छेड़छाड़ हो सकती है या नहीं, जानते हैं। बर्न मेमोरी वही मेमोरी होता है जो वोटिंग इंफॉर्मेशन जो उसमें स्टोर्ड होते हैं और उसको छेड़छाड़ किया नहीं जा सकता है, क्योंकि वो एक ही बार प्रोग्रामेबल होता है। और इस विशेष समाचार में यहाँ हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द लौटेंगे। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। कम ऑन बॉयज, लेट्स गो प्रैक्टिस। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, आईपीएफ। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये आईपीएफ आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर आईपीएफ आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? एनएसई की साइट पर। समझकर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है हमारे इस विशेष सांकेतिक समाचार में। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के अररिया में विशाल जनसभा को संबोधित किया। रैली में उमड़े जनसैलाब को संबोधित करते हुए पीएम ने राजद कांग्रेस दौर की याद दिलाई। पीएम ने कहा कि एनडीए ने बिहार को उस जंगल राज से निकाला है। ईवीएम को लेकर विपक्ष की दुष्प्रचार पर कटाक्ष करते हुए पीएम ने कहा कि इन्हीं दलों के दौर में मत पत्रों की लूट होती थी और लोगों से उनका मत अधिकार छीना जाता था। पीएम ने ईवीएम को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले को सराहा। बिहार के लोग साक्षी हैं कि कैसे आरजेडी कांग्रेस के शासन में चुनावों में मतदान पत्र, बैलेट पेपर लूटे जाते थे। अब जब गरीबों को, देश के ईमानदार मतदाता को ईवीएम की ताकत मिली है, तो ये जो चुनाव के दिन लूट चलाते थे, वोट हड़प करने के खेल खेलते थे, इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इंडी गठबंधन के हर नेता ने ईवीएम को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा करने का पाप किया है। आज उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौट करके नहीं आएगा। आज जब पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र की, भारत की चुनाव प्रक्रिया की, भारत के चुनावों में टेक्नोलॉजी के उपयोग की वाहवाही करती है, तारीफ करती है, तब ये लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए बदनीयत से ईवीएम को बदनाम करने पर लगे पड़े थे। इन्होंने लोकतंत्र के साथ
लगातार विश्वासघात करने की कोशिश की है, लेकिन आज इन्हीं लोगों को देश की सर्वोच्च अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करारा तमाचा मारा है, ऐसा करारा तमाचा मारा है, ये अब मुंह ऊंची करके देख नहीं पाएंगे जी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर चुनाव जीतने के लिए देश विरोधी तत्वों का सहयोग लेने का आरोप लगाया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस इतने नीचे गिर गई है कि प्रतिबंधित संगठनों के साथ भी उसे परहेज नहीं है। जिस तरह से राहुल गांधी जी ने प्रतिबंधित संगठन एसडीपीआई पीएफआई जो आतंकवादी सोच को और भारत के खिलाफ एजेंडे को समर्थन देते हैं, उनका समर्थन अगर राहुल गांधी जी लेकर चलते हैं तो अपने आप में बहुत बड़े प्रश्न खड़े होते हैं कि राजनीति में एक चुनाव जीतने के लिए इतना नीचे कांग्रेस पार्टी गिर जाएगी कि ऐसे प्रतिबंधित संगठनों का सहायता भी लेगी। और भाजपा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। भाजपा ने एक्स पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के उस बयान को साझा किया है जिसमें अप्रैल 2009 में लोकसभा चुनाव से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दोहराया था कि जब देश के संसाधनों की बात आती है तो अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से गरीब मुसलमानों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। भाजपा ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का ये स्पष्ट दावा उनके पिछले बयान पर कांग्रेस की अफवाहों और स्पष्टीकरणों को ध्वस्त कर देता है। ये हमारे दावे का समर्थन करता है कि मुसलमानों को तरजीह देना कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट नीति है। ये आरक्षण से लेकर संसाधनों तक हर चीज में मुसलमानों को तरजीह देने की कांग्रेस की मानसिकता का सबूत है। I said minorities, particularly the Muslim minorities, if they are poor, they have prior claims on the resources of the country. I used the word all for all minorities and I added for layer, particularly Muslim minorities, if they are poor, they have a prior right on the resources of the country. I stand by that. और भाजपा ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के एक बयान को साझा किया है। ये बयान दिसंबर 2006 का है, जब मनमोहन सिंह ने कहा था कि हमें ये सुनिश्चित करने के लिए नवीन योजनाएं बनानी होंगी कि अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यकों के विकास का लाभ समान रूप से मिले। संसाधनों पर पहला दावा उनका होना चाहिए। भाजपा ने इस बयान पर कहा कि कांग्रेस को अपने ही प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है। We need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. प्रधानमंत्री ने कहा कि 2011 में उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की कैबिनेट ने ओबीसी आरक्षण का हिस्सा छीनकर धर्म के आधार पर वोट बैंक को आरक्षण देने की मंजूरी दे दी थी, लेकिन उस समय जागरूक कोर्ट ने इन्हें ऐसा करने से रोक दिया था। पीएम ने कहा कि अब कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने सभी मुसलमानों को ओबीसी में शामिल करके पिछड़ी जातियों का हक छीना है। पीएम ने देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला हक बताने वाले बयान की याद दिलाते हुए कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का इससे जुड़ा एक और वीडियो सामने आ चुका है। इस देश के जो संसाधन है, इस देश की जो भी संपत्ति है, इस देश की जो भी संभावनाएं हैं, अगर उस पर पहला किसी का हक है तो मेरे देश के गरीबों का है, मेरे देश के मजदूरों का है,
मेरे देश के खेत में मजदूरी करने वाले किसानों का है। मेरे देश में गरीबी में जीने वाली मेरी माताओं बहनों का हक है। किसी भी धर्म के क्यों न हो, लेकिन अगर वो गरीब है तो पहला हक उस गरीब का है। ये मोदी की सोच है। कांग्रेस ने जिस तरह देश के हिंदुओं के साथ भेदभाव किया, पक्षपात किया, आज कांग्रेस की कलई खुल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा में विशाल जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने कांग्रेस और टीएमसी पर तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया। पीएम ने भ्रष्टाचार को लेकर टीएमसी को जमकर घेरा और ममता सरकार में हुए घोटालों को गिनाया। पीएम ने विश्वास जताया कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में पस्त हुआ इंडी गठबंधन दूसरे चरण में ध्वस्त हो ही जाएगा। पीएम ने कहा कि कांग्रेस और टीएमसी बंगाल में भले ही एक दूसरे से लड़ते दिखाई दें, लेकिन इन दोनों की सोच एक जैसी है। पीएम ने कहा कि इन दोनों दलों को तुष्टीकरण की विचारधारा जोड़े हुए है। तुष्टीकरण के लिए ये दोनों पार्टियां कुछ भी कर सकती है। तुष्टीकरण की खातिर ये लोग देश हित के लिए किए गए हर निर्णय को वापस पलटना चाहते हैं। इंडी गठबंधन कहते हैं कि वो कश्मीर में आर्टिकल 370 फिर बहाल करेंगे। टीएमसी और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो सीएए कानून को रद्द कर देंगे। आप मुझे बताइए, बंटवारे से पैदा हुए देशों में जहां हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म के लोगों पर जुल्म ढाए जाते हैं, जहां उनको धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जाता है, जिनके आस्था स्थलों, मंदिरों, गुरुद्वारा, चर्च ध्वस्त कर दिए जाते हैं, जिनकी बहन बेटियों का जबरन शादी करके उनका धर्मांतरण करवा दिया जाता है, आखिर वो कहां जाएंगे। और प्रधानमंत्री ने टीएमसी पर महिलाओं के साथ विश्वासघात का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब केंद्र सरकार मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से निजात दिलाने के लिए कानून लाई तो टीएमसी ने उसका विरोध किया। पीएम ने टीएमसी पर संदेश खाली के मुख्य आरोपी को आखिर तक बचाने का भी आरोप लगाया। पीएम ने संपत्ति पुनर्वितरण मामले पर कांग्रेस को फिर घेरा। पीएम ने इस मामले पर टीएमसी के मौन समर्थन की भी आलोचना की। कांग्रेस का इरादा है कि जिसके पास जितना पैसा, सोना, चांदी होगा, जमीन होगी, सब पर कब्जा कर लिया जाएगा और फिर उसका एक हिस्सा ये लोग अपने वोट बैंक को दे देंगे। ये कांग्रेस ने घोषणा की है, लेकिन मजा देखिए, टीएमसी वाले भी उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते हैं। टीएमसी वाले चुपचाप कांग्रेस के एजेंडा को मौन रह करके समर्थन कर रहे हैं। आप देखिए, टीएमसी और कांग्रेस में तुष्टीकरण का कैसा कंपटीशन चल रहा है। टीएमसी सरकार बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लाकर बसाने का काम करती है। इन घुसपैठियों को आपकी जमीन, खेत पर कब्जा करवाती है और कांग्रेस आपकी संपत्ति ऐसे वोट बैंक में बांटने की बात कर रही है। और वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक के बीजापुर में एक जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि इंडी गठबंधन की सरकार बनने पर युवाओं को रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर प्रदान किए जाएंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार दुनिया में पहली सरकार होगी जो अप्रेंटिसशिप का अधिकार हिंदुस्तान के हर बेरोजगार ग्रेजुएट को देने जा रही है। करोड़ों युवाओं की पहली नौकरी पक्की होने जा रही है। प्राइवेट सेक्टर में
पब्लिक सेक्टर में, सरकारी ऑफिसेज में, सरकारी अस्पतालों में हिंदुस्तान की सरकार युवाओं को अप्रेंटिसशिप देगी। और आज के हमारे इस विशेष सांकेतिक समाचार में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को अब अनुमति दें। देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।